हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम जेईई मेंस 2025 के सेकंड पेपर का एनालिसिस करेंगे और साथ में ये सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस लेवल के आए हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी में कहां से और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि बीवाइज क्लासेस के नए यूट्यूब चैनल बीवाइज नीट पे आपके लिए जेईई मेंस के सारे पेपर का एनालिसिस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा हर पेपर के क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, जेईई मेन से एज इट इज क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आ जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन एक बार हम यहाँ पे अपने YouTube चैनल पे सोल्व कर लेंगे ताकि आपका भी कोई डाउट ना रहे और आपका साथ में रिवीजन भी हो जाए। और अगर कोई क्वेश्चन आपका एज इट इज आता है तो इसका बेनिफिट आपको नीट 2025 एग्जाम में मिल जाए। ठीक, तो करें स्टार्ट करने से पहले देखो भाई एनालिसिस करते हैं, लेकिन एनालिसिस से पहले मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। कल मैंने जब जेईई मेन 2025 के पहले पेपर का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पेपर काफी आसान आया है, एनसीईआरटी बेस्ड आया है, और कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको दिखाया था, देखो आपके नोट से डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आ रहे हैं। वहां पे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर सभी टीचर्स के आते हैं, आपके कौन सा अलग आए हैं, सभी टीचर्स नोट्स में ऐसे क्वेश्चन कराते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूं आप वो नहीं समझ पाए। मैं ये कहना चाहता था कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अगर आपकी कोचिंग में आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है आप उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि पेपर बिल्कुल बेसिक आ रहे हैं और ओनली 100% एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने तो ये भी बोला था ना, सर तो शो ऑफ कर रहे हैं। देखो आपके टीचर ने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ाया है, आपके टीचर के नोट से भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मैं आपको आज कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो आपके टीचर ने आपकी क्लास में नहीं करवाया होगा। क्या? देखो सबसे पहले एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड नंबर वाला। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaOH इज 1.25 ग्राम पर ml, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। ये आपके मोल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम 1.8 है एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट एग्जांपल। मैं आपको एक बार पीडीएफ में भी दिखा देता हूं, और पीडीएफ में नहीं, आज मैं एनसीईआरटी में नहीं आपको अपने नोट्स में दिखाऊंगा। और नोट्स में देखना क्या खास बात है। देखो ये हमारे पीडीएफ नोट्स है जिसमें आपको पता है येलो से मैं ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको कराता हूं जो आपके नीट एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दिया है प्रॉब्लम 1.8 एनसीईआरटी लेक्चर 5 के लास्ट में, और इधर देखो लेक्चर 6 है, यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम 1.8 कराया एनसीईआरटी का। अब एक बार पढ़ दो। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है एज इट इज। और इससे भी बड़ी बात क्या है, मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको डॉक्टर और अपना नेम। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं मैं डॉक्टर वहां पे लिखवाता हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और बच्चों को ये बोलता हूं जो क्वेश्चन नीट 2025 में एज इट इज आ सकता है उस पे डॉक्टर के साथ साथ अपना नेम भी लिख ले। तो देखो एज इट इज आ गया जेईई मेंस में। हो सकता है यही क्वेश्चन या थोड़ा सा डेटा चेंज करके नीट 2025 में भी पूछा जाए। और इतना ही नहीं, और भी हम चेक करेंगे। जो बच्चे प्रूफ मांगना चाहते थे कि आप क्या अलग कर रहे हो, मैं उनको दिखाना चाहता हूं। एक बार ये क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट एग्जांपल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनाइन विल नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। अगर आप रिडॉक्स की एनसीईआरटी में आएंगे, एनसीईआरटी नहीं, अब मैं आपको डायरेक्ट मेरे नोट्स दिखाऊंगा। ये हमारे रिडॉक्स रिएक्शन के नोट्स हैं, इसमें लेक्चर 3 है। सबसे पहला क्वेश्चन कराया गया प्रॉब्लम 7.5 एनसीईआरटी का। ये देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड व्हाई। ये आ रहा ना इसका ClO4 माइनस आंसर। ठीक, मैंने पहले भी बोला है आपको, मैंने आपको क्लास में ये भी बताया था, हो सकता है कि अंदर ClO माइनस ClO2 माइनस ClO3 माइनस ClO4 माइनस की बजाय BrO माइनस BrO2 माइनस BrO3 माइनस या BrO4 माइनस करके पूछ ले। लेकिन ये देखो जेईई मेन ने एज इट इज पूछा है, एनसीईआरटी को चेंज भी नहीं किया। और आपकी क्लासेज में क्या बोला जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मत पढ़ना, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से एज इट इज इन टेक्स्ट एग्जांपल पूछे जाते हैं। ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, भाई एनसीईआरटी पे फोकस करो। मैं ये नहीं कहना चाहता मेरे से पढ़ो, हर बच्चे को मैं नहीं पढ़ा सकता, इतने रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है, लेकिन आप जहां भी पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करें। और अगर आपके कोचिंग में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जा रही तो आप बीवाइज क्लासेस का कृष्णा बैच से पढ़ें, रैंक बूस्टर से पढ़ें, जहां पे मैं डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन लिखवा रहा हूं जहां से नीट एग्जाम में जेईई मेन में एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा और चेक करते हैं, मैं आज आपको ढेरों क्वेश्चन चेक कराऊंगा। शुरू में आपको ना कुछ दिखा रहा हूं इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको डायरेक्ट नजर आएंगे, आप कहेंगे हाँ सर। ये देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड सोल्युबिलिटी ऑफ जिरकोनियम फॉस्फेट। ये क्वेश्चन आया है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का है, आप सब जानते हैं एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में गिवन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मैंने आपको क्लास नोट्स में लिखवाया है।
और क्लास नोट्स में लिखवाने के साथ साथ यहाँ पे आपको येलो पेन से लिखवाया, येलो पेन से मैं वही पॉइंट लिखवाता हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप पढ़े यहां से केएसपी से सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला लिखा, फिर लिखा ये एनसीईआरटी में है, जेईई मेंस में आ चुका है, नीट में आ सकता है, साफ साफ लिखा हुआ है। जेईई मेंस में इसको फिर रिपीट कर दिया और आज तक ये नीट में नहीं आया है। ये चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं और चेक करते हैं। इतना ही नहीं, देखते जाओ आज आप। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया आपके एमसीक्यू। एक दो मैं आपको वो भी दिखाता हूं जो इसमें हुआ था ना, न्यूमेरिकल टाइप। क्वेश्चन नंबर 21, इन रुथेनियम एंड नियोबियम, इफ इन रुथेनियम 40 इलेक्ट्रॉन्स आर x एंड नियोबियम 40 इलेक्ट्रॉन्स आर y, देन फाइंड द सम ऑफ x एंड y। ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है। देखो इसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगा, आप आराम से सोल्व कर लेंगे। तो क्या हमें हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रटना चाहिए? नहीं, मैं हमेशा कहता हूं ओनली इंपॉर्टेंट का याद रखो, जो एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं का याद रखो। और वो कौन से होते हैं आप सब जानते हैं, आपके पीडीएफ नोट्स में जो भी येलो से हाईलाइटेड पॉइंट है वही होता है। ये देखो, ये आपके पीरियोडिक टेबल के नोट्स है। इसमें पहले ही लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाए हैं। सीधा आ जाते हैं डी एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ये सारे डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं। इसमें आप ओनली ये येलो वाले पॉइंट देखो। येलो वाले पॉइंट वो है जो आपको याद करने या एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये रहा रुथेनियम और ये रहा आपका नियोबियम, दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो रुथेनियम में 4d कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, और नियोबियम के कितने हैं? 4। तो यहाँ पे ये x हो गया 7 और y हो गया 4, 7 + 4 कितना आ गया? 11 आ गया। ये क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में एज इट इज आया है। इसलिए मैं बोलता हूं ओनली येलो हाईलाइटेड पॉइंट से आएगा आपका पूरा पेपर, जेईई मेन का भी और इवन नीट 2025 भी इन्हीं से आएगा, इससे बाहर मत जाना। और मोस्ट प्रोबेबली जहां पे मैंने डॉक्टर और आपका नेम लिखवाया है वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें और आगे बढ़े, एक क्वेश्चन ये भी देखो, निकिल 2+2 DMG कॉम्प्लेक्स है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोट्स। देखो ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 8। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने येलो से हाईलाइट करके लिखा है, ये एनसीईआरटी वाले पॉइंट लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद देखो, अब सीधा हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। ये है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहला क्वालिटेटिव एनालिसिस में डिटेक्शन ऑफ निकिल 2+ आयन। ये निकिल 2+ DMG के साथ क्या बनाता है? स्कारलेट रेड या रोजी रेड पीपीटी बनाता है। ये सब पढ़ते हैं, लेकिन मैंने देखो क्लियर यहाँ पे लिख रखा है, डॉक्टर और अपना नेम लिख लो, यानी ये क्वेश्चन नीट 2025 में पूछा जाएगा यहाँ से। और क्या पूछा जाएगा वो भी येलो से हाईलाइट कर रखे हैं। ये आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका स्ट्रक्चर है, उसके नीचे इंपोर्टेंट पॉइंट सारे येलो से हाईलाइट करके, और नीचे देखो 2 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ये, जिसमें कितनी मेंबर रिंग होगी? 6 मेंबर रिंग होगी। ये भी लिखा हुआ है। उसने क्या पूछा जेईई मेन 2025 में, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 2। आ गया ना डायरेक्ट आंसर। येलो पॉइंट जितने भी मैंने लिखवाए उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आप जो बच्चे कमेंट कर रहे थे, आप मुझे ये बताओ कौन आपको ऐसे लिखवाता कि नीट 2025 में आएगा, और वहीं से जेईई मेन या नीट जैसे एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं। और इससे पहले मैं आपको नीट 2022 में तो 50 के 50 क्वेश्चन का प्रूफ दे चुका हूं। अब मैं आगे प्रूफ नहीं दूंगा, क्योंकि जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं भाई, डिवाइस क्लासेस में सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस किया जाता है और उन पॉइंट के बारे में बताया जाता है जो नीट एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 नहीं आ जाते, वो भी 11-11 बच्चों के। अपने कोचिंग में जाके चेक करना कितने बच्चों के केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 आए हैं। 34 स्टूडेंट्स के 175 176 मार्क्स थे। वहीं अगर हम बात करें 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स, 103 बच्चों के 170+ नंबर थे। ऐसे नंबर नहीं आ रहे, ऐसे पढ़ा रहे हैं कि पॉइंट जो आ सकता है लिखवाता हूं अलग से, ये 101% आएगा, इसको पढ़ के जाना, इसको स्किप मत करके जाना। ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। मैं बच्चों को यह बताना चाहता हूं भाई, आप आउट ऑफ एनसीईआरटी ना जाएं, सिर्फ एनसीईआरटी डिपेंडेंट ही रहें, एनसीईआरटी पे ही फोकस करें। एक भी लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पूछी जा रही, चाहे सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है। आउट ऑफ एनसीईआरटी एक भी क्वेश्चन करते हैं, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके मार्क्स कम आएंगे। तो प्लीज एनसीईआरटी पे फोकस करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे तो आप नीट नहीं ड्रॉप की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो अब इसके बाद देखो, एक बच्चे ने एक रिक्वेस्ट और की थी, सर आप थोड़ा सा ना ब्लैक पीडीएफ यूज कीजिए। तो उस बच्चे के रिक्वेस्ट पे मैंने ब्लैक पीडीएफ यूज किया है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना? मुझे तो बनने के बाद पता चलेगा कि कैसा बना है। ठीक, अब क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं बोल देता हूं, जिन बच्चों की कोचिंग में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जा रही उनसे रिक्वेस्ट है भाई, सीधा आप बीवाइज क्लासेस का कृष्णा बैच और केयर टेस्ट सीरीज कर लो। ये दोनों अगर आपने लास्ट टाइम पे कर लिया, आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं।
कोई बच्चा है बोलता है सर मुझे तो केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, मेरे 20, 30, 40 मार्क्स ही आते हैं। आप सीधा बीवाइज क्लासेस का रैंक बूस्टर कोर्स करो, जो कि मेरा कोटा क्लासरूम का क्रैश कोर्स है। इसमें 76 लेक्चर में मैंने केमिस्ट्री बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पढ़ाया है। और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वहां पे डॉक्टर और आपका नेम लिखवाया गया है, येलो से अलग हाईलाइट किए गए हैं। एनसीईआरटी के ऐसे पॉइंट जहां से असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, मैच द कॉलम आ सकते हैं, उनको मैंने येलो से लिखवा रखा है। तो प्लीज रैंक बूस्टर कोर्स और केयर टेस्ट सीरीज ये जरूर कर लो। यहां से आप भी 0 से स्टार्ट करके 175, 170, 175, 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। फैसला आपके हाथ में, क्या करना है मैंने आपको प्रूफ दे दिया, बाकी अब आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक एनालिसिस की अगर बात करें, भाई जेईई मेन 2025 का जो पहले शिफ्ट का पेपर था वो काफी आसान था, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड था, उसमें एक भी लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पूछी गई थी। यहीं अगर हम बात करें जेईई मेन 2025 के सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है ये प्योर आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें सिर्फ एक लाइन ऐसी है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछी गई है, बाकी पूरे का पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। लेकिन अच्छी बात यह है ये जेईई मेन के पहले पेपर से थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, इसमें थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं, क्वालिटी उसने इंप्रूव की है। तो जो पहला पेपर था वो काफी आसान था, लेकिन ये अच्छे लेवल का पेपर है, इसको हम आसान नहीं बोल सकते। जैसे मैंने पहले पेपर में क्या बोला था, बीवाइज क्लासेस का कोई भी बच्चा 25 के 25 क्वेश्चन लेस देन 15 मिनट कर लेगा, लेकिन इन 25 क्वेश्चंस को करने में आपको लगभग 20 मिनट का टाइम आराम से लग जाएगा। जो बच्चे बीवाइज क्लासेस के रैंकर बैच से, ड्रीम बैच से, रैंक बूस्टर कोर्स से या कृष्णा बैच से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल कितना बड़ा है। बाकी आपके सामने के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ सोल्व करोगे, ये नहीं कि बस आप देख रहे, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश क्या करो। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप खुद बताओ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जब हम टोलिन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, CrO2Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CS2Cl2, फिर क्या करोगे, उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या बनता है, इटार्ड रिएक्शन। याद आया कि नहीं आया, इटार्ड रिएक्शन क्या बनाती है, सीधा ये हमारा बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक, बेंजल्डिहाइड आ जाएगा। फिर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराओ NaHSO3 के साथ, तो इसमें आपको पता क्या होगा भाई, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड में दे रखी है। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये C के H लगा, एक OH आएगा और OSO2 Na ये आ जाएगा। ठीक, कौन सा आंसर आ रहा है बताओ, इसमें से ये तो नहीं आ सकता, SO3H तो नहीं आएगा, यहाँ पे भी SO3H नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये वाला आंसर आ गया, आंसर इज 2। उम्मीद है आपने देखते ही सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaOH इज 1.25 ग्राम पर ml, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एनसीईआरटी का पहले चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन 1.8, और जिसमें मैंने आपको पीडीएफ नोट्स में लिखवाया डॉक्टर और आपका नेम, एज इट इज आ गया आपके एग्जाम में। और क्या चाहिए, मैं पहले ही बता देता हूं, डेटा भी चेंज नहीं है भाई, जो बच्चा एक बार पढ़ के क्या हुआ आराम से सोल्व कर लेगा। समझे या नहीं समझे? तो अब देखो कैसे सोल्व करना है। अब कुछ बच्चे ना इसका फॉर्मूला रटते हैं, कोचिंग में रटवा जाता है, वो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका है इसका सोल्व करने का। 3 मोलर का मतलब क्या है, 3 मोल ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आपके पास क्या है, मोल्स आ गए, आपको मोलरिटी बतानी। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी? क्या आपके पास वेट है सॉल्वेंट का? नहीं है, तो क्या करें, यहां पे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर, है ना, इसको 1000 ml बोल देता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। और डेंसिटी कितना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आप जानते हैं कितना देर का, 1.25 ग्राम पर ml। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दो, कितना 1250 ग्राम आ गया। ठीक, अब यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 1250 ग्राम माइनस भाई 3 मोल किसके हैं, NaOH के, सोल्यूट के, तो इसका मास माइनस करो, तो ये होता है 120 ग्राम, तो माइनस 120 कर दो, माइनस 120 करोगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि इसका एक का 40 होता है ना NaOH का, तो 3 का 120 हो गया, ये हो जाएगा आपका 1130 ग्राम पर मोल, मतलब 1130 ग्राम। और इसका केजी करेंगे तो 1.13 केजी आ गया। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय 1.13 केजी, ये आ जाएगा। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? इसको लिख सकते हो आप 300/113, और 113 को लगभग मैं 110 मान लूं, तो 11 दूनी 22, और बच गया कितना, बच गया लगभग 8, तो 11 8 88, नहीं 11 से 77, 2.7 से थोड़ा सा कम आएगा, 2.7 से थोड़ा सा कम, कौन सा है, ये है 2.7 से थोड़ा सा कम, यानी 2.6 से ज्यादा आएगा और 2.7 से कम आएगा, कौन सा आंसर आ गया, पहले वाला आ जाएगा, है ना, 2.7 के अप्रोक्स आता है एग्जैक्ट इसका वैसे।
ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, अरेंज अकॉर्डिंग टू CFSC। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ। देखो ये अच्छा क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें पहले में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और इन तीनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा वो क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों की तो CFSC हमेशा ही कम होगी ना, किससे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों से। तो सबसे कम किसकी हो गई, फर्स्ट की हो गई। फिर बाकी का कंपेयर करो, बाकी का कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इन तीनों में देखो यहाँ पे ये NH3 और यहाँ पे ये क्या है, इथाइलिन डायमीन। तो ये क्या बना रहा है आपका, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो बाइडेंटेट लिगेंड में चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उसके इसमें सबसे ज्यादा हो जाती है चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स की, फोर्थ की सबसे ज्यादा हो गई। अब NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा कोबाल्ट 3+ के साथ और कोबाल्ट 2+ के साथ वीक का। तो स्ट्रॉन्ग वाले में क्या आ जाएगा, CFSC ज्यादा आएगी। या ऐसे ही बोल सकते हो को अगर सेम लिगेंड है तो जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उस केस में CFSC ज्यादा होती है। तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड की ज्यादा आएगी और थर्ड की कम आ जाएगी। थर्ड पीछे चला जाएगा सेकंड से। तो कौन सा आंसर है, फोर्थ की सबसे ज्यादा, उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड, उससे कम फर्स्ट। आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट देखो। अब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ना आपके NCERT में है, इन टेक्स्ट एग्जांपल भी है और सारे करा रखे हैं मैंने। अब हर क्वेश्चन पे दिखाने से मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं बस एक बात बताना चाहता था आपको कि देखो भाई, जैसे हम क्वेश्चन आपको कराते हैं, जैसे मैं बताता हूँ NCERT से पेपर आता है, NCERT पढ़े। और जितना जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जहां पे आपने PDF में येलो पॉइंट से लिख रखा है, येलो पेन मेरा चला है, जहां पे डॉक्टर आपने लिखा है, डॉक्टर और आपका नेम लिखा है, उससे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बस उतना अच्छे से कर जाओ और रिवीजन अपना कृष्णा बैच से और केरेट सीरीज से कर देना। कुछ भी मत करो इसके अलावा। बाकी आप अपनी फिजिक्स बायो की चिंता मत करो, चिंता करो केमिस्ट्री की चिंता मेरे पे छोड़ दो, केमिस्ट्री की चिंता मत करो। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन। क्या है भाई, यहाँ पे ये देखो कार्बोक्टेन है हर जगह। अब यहाँ पे ये पैरा पे +M का काम करेगा। अब ये क्या है, ये तो CH3, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। और ये ऑर्थो पे लगा, यहाँ भी ये +M का काम करेगा। ठीक, और यहाँ पे ये भी +H का काम करेगा। अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होंगे, +M वाले। तो ये दोनों तो पीछे चले जाएंगे। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई, दोनों जगह आपका मिथॉक्सी ग्रुप है जो +M लगा रहा है। अब +M का काम ये तो होता नहीं कि ऑर्थो पे ज्यादा होगा और पैरा पे कम होगा, दोनों जगह इक्वल होता है। तो आप इसको रेजोनेंस से नहीं कर पाए, रेजोनेंस तो दोनों में सेम है, +M दोनों का सेम है। अब हम डिसाइड करेंगे किससे, -I से। तो यहाँ पे पैरा पे -I का भी पैरेलल काम करेगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी करेगा। अब इन दोनों में -I ज्यादा कहां पे लगेगा, जहां पे डिस्टेंस कम है, यानी ऑर्थो पे। तो थर्ड वाला कम स्टेबल होगा फर्स्ट से। तो यहाँ पे अगर इसको ये ABCD लिख रहा है, ये ABCD ऐसे लिख दे तो C कम स्टेबल हो जाएगा A से, ये आ जाएगा A से कम स्टेबल C। और इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में फिर +H हाइपर कॉन्जुगेशन तो ऑर्थो पे सेम लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे। अब +I से करो, ये भी +I है, ये भी +I है। तो +I ज्यादा कहां पे लगेगा, जहां पे डिस्टेंस कम होगा, यानी ऑर्थो पे। तो ऑर्थो +I ज्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो D वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा B से। तो A सबसे ज्यादा, उससे कम C, उससे कम D, उससे कम B। ये आंसर आ जाएगा, आंसर 3। वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है जो BYS क्लासेस से पढ़ रहा है। नेक्स्ट ये आ गया आपका, ये NCERT का टेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ भाई रेडॉक्स रिएक्शन का। और कोचिंग वाले ये बोलते हैं कि NCERT मत पढ़ो। अरे NCERT से डायरेक्ट एग्जांपल आ रहे हैं, NCERT का टेक्स्ट एग्जांपल है, वो इसलिए मना करते ताकि नेक्स्ट ईयर फिर ड्रॉप करो आप उनके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग एनाइन विल नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। भाई देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन करता है, मतलब साइमल्टेनियसली जिसका ऑक्सीडेशन भी हो जाए एंड रिडक्शन भी हो जाए। अब देखो कोई अगर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या करेगा, ओनली उसका ओनली रिडक्शन होता है। और कोई ओनली मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका ओनली ऑक्सीडेशन होता है। और कोई अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट लिए बैठा है उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, यानी ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पे क्लोरीन +7 में है, यहाँ पे क्लोरीन +5 में है, ये क्लोरीन +3 में है और ये क्लोरीन +1 में है। क्लोरीन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 और मैक्सिमम होती है +7। तो -1 में तो सिर्फ उसका ऑक्सीडेशन होगा और +7 में उसका सिर्फ रिडक्शन होगा। इनके बीच की कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सारी किसमें जाएगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन में। यानी +1 +3 +5 ये सारे डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाएंगे, लेकिन ClO4 का डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। तो आंसर इज 1। क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 CHCl3 H2S HBr। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं टफ क्वेश्चन मानूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपको NCERT का डेटा याद है ना तभी होगा। लेकिन पूछा एग्जामिनर ने NCERT से, सर कहां से पूछा एक बार आप हमें दिखा दो। लो मैं बता देता हूं आपको कहां से आया है। आपके NCERT में आना पड़ेगा हमें,
एक काम करते हैं, कृष्णा बैच की पीडीएफ खोल लेते हैं। कृष्णा बैच की पीडीएफ मिलेगी हमें कहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स में। ये रहा कृष्णा बैच, और इसमें कौन सा चैप्टर ओपन करना पड़ेगा अपने को, ये हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, यानी चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा। ये देखो ये 4th चैप्टर, ये आ गया सीधा, ये डाइपोल मोमेंट की टेबल आ गई। देखो ये जो डाइपोल मोमेंट की टेबल है, अब यहां पे एक तो HBr का पूछा है उसने आपसे, HBr के अलावा H2S का पूछा है, NF3 का पूछा है और क्लोरोफॉर्म का पूछा है। तो तीनों में अगर ऑर्डर लिखना चाहे क्या ऑर्डर आएगा, सबसे ज्यादा किसका, इसका 0.79 है, इसका 0.95 है और इसका 0.23 है और इसका 1.04 है। तो सबसे ज्यादा 1.04 यानी क्लोरोफॉर्म का सबसे ज्यादा हो गया। उससे कम किसका होगा, क्लोरोफॉर्म से कम किसका होगा, क्लोरोफॉर्म से कम हो गया आपका कौन से वाला, 0.95 यानी H2S, और उससे कम हो गया HBr, और उससे कम हो गया आपका NF3। ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक, अब जो बच्चे नीट 2025 के लिए भी वाइज क्लासेस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे रैंक बूस्टर कोर्स से कर रहे हो या आप रैंकर बैच से कर रहे हो, जाकर के अपने नोट्स में चेक करो। चेक करना, मैंने वैल्यूज सारी नहीं लिखवाई, कुछ हाईलाइटेड वैल्यूज लिखवाई जो आपको पूछी जा सकती है। तो क्या आपको ऐसे एनसीईआरटी पूरा रटना चाहिए, बिल्कुल नहीं रटना चाहिए। और जो कृष्णा बैच फॉलो कर रहे हैं उन्होंने भी देखा होगा, मैंने इसमें ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर लिखवा रखे कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है और वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, ये आपके कृष्णा बैच की हाईलाइटेड पीडीएफ है, इसमें भी जो हाईलाइटेड दे रखा ना, सिर्फ ये पढ़ के जाओगे, उससे भी आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। पूरा एनसीईआरटी रटने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको कृष्णा बैच में पढ़ाता हूं सिर्फ वही करके जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ गया, सबसे ज्यादा किसका था, क्लोरोफॉर्म का, यानी सेकंड का, उससे कम H2S का, उससे कम किसका था, HBr का, और सबसे कम NF3 का। आंसर थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। देखो भाई, जिन बच्चों ने अभी पढ़ा है मेरे से, अभी मैंने आपको पीओसी कराई है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे सोल्व करेंगे जल्दी से बता दो। पीओसी का क्वेश्चन है, लेसाइन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड हैलोजन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेसाइन टेस्ट में हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हैलोजन का डिटेक्शन करते हैं। लेसाइन एक्सट्रैक्ट इज मेड विद मैग्नीशियम मेटल, रॉन्ग, सोडियम मेटल के साथ बनाया जाता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, आंसर थर्ड। लॉलीपॉप क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन हैज 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम। देखो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ना लेंथी क्वेश्चन है ना, पहले अटेम्प्ट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको चारों के स्ट्रक्चर बना के देखने पड़ेंगे, फिर उसमें देखना पड़ेगा कि इसमें 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम है। तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले में देखो क्या है, 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। इसमें अगर हम बात करें, पहले आप हेप्टेन 7 कार्बन बना लो, 7 कार्बन का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें इधर से नंबरिंग अगर करते हैं लेफ्ट से, ये 2 पे 2 मिथाइल, फिर 4 पे 2 मिथाइल, 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन हो गया। अब इसमें देखो ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी कार्बन और ये भी सेकेंडरी कार्बन, और तीनों पे क्या है भाई, 2-2 हाइड्रोजन एटम है, तो 6 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम हो गए। तो ये आंसर नहीं आ सकता। सेकंड चेक करो, 2,2,3,4 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, 2,2 ये भी हेप्टेन है, 2,2 है, और फिर क्या पे 3 पे और 4 पे। ठीक, ये हो गया 2,2,3,4 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। अब इसमें देखो यहाँ पे सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, तो सेकेंडरी और सेकेंडरी कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन इस पे, 2 इस पे, तो ये भी 4 हो गए। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन। इस बार इसने ऑक्टेन दे दिया, यानी एक कार्बन और बढ़ा दिया चेन में। तो अब 2,2,3,3, तो इसमें तो देखो सेकेंडरी 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 सेकेंडरी, इसमें तो कितने हो गए, 8-8 हो गए। तो इनमें से कोई आंसर नहीं आ रहा। नेक्स्ट, तो आंसर कौन सा आ गया, 4th आ गया। फिर भी अगर बना के देखना है, मैं बना के दिखा देता हूं। ये है आपका, ये देखो ये क्या है, इसमें पेंटेन है, 3 इथाइल, 3 पे इथाइल, ये लगेगा 3 पे इथाइल। ठीक, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, शायद आपको नजर ना आए, इधर बना देता हूँ 4th का, 3 इथाइल 2,4 डाई मिथाइल है पेंटेन, 5 की चेन बनाई और 3 पे इथाइल लगाया और 2 पे और 4 पे डाई मिथाइल। ठीक, अब देखो, अब ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये टर्सरी, ये टर्सरी, ये टर्सरी, ये है आपका सेकेंडरी कार्बन। और इस सेकेंडरी कार्बन के पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो आंसर कौन सा आ गया, विच वन हैज 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स, आंसर इज 4। कर लोगे ऐसे, आराम से हो जाएगा ना। आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग। ऐसे क्वेश्चन को पेपर में ना सेकंड या थर्ड राउंड में करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन व्हेन रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूस। क्या लिखा है भाई, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, दिस इज
साइक्लोहेक्सेन, और ये बोल रहा है यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या हो गया, यहाँ इससे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़ा है सेकेंडरी कार्बन से। जो ब्यूटेन है उसके सेकेंडरी कार्बन में वैलेंसी फ्री करो और उसको किसे जोड़ दो, साइक्लोहेक्सेन से जोड़ दो। अब इसकी रिएक्शन कराएगी Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपको पता है Br फ्री रेडिकल आएगा, FrSr रिएक्शन होनी है, कहां पे होगी, टर्सरी कार्बन पे होगी। टर्सरी पे होगी, सेकेंडरी पे होगी या प्राइमरी पे होगी। हम जानते हैं रेट किसका ज्यादा, टर्सरी से का सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। तो टर्सरी पे होगा सब्स्टिट्यूशन, तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, तो यहां हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। ये देखो ये Br आ जाएगा इन चार ऑप्शन में से। ठीक, कौन सा है चेक करो। ये तो सेकेंडरी बना दिया, ये प्राइमरी बना दिया, ये साइक्लोहेक्सेन पे सेकेंडरी ले गया, ये है टर्सरी वाला ऑप्शन। आंसर 1 इज करेक्ट। कर लेंगे ऐसे। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन कितनी बार पूछता है ये जेईई मेंस वाला। 2 ml 2.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH is mixed with 400 ml 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ द मिक्सर इज M equal to M1V1 plus M2V2। बच्चा जानता है, डिवाइड बाई V1 plus V2। तो M1V1 कितना है, 0.2 into 200, ये हो गया आपका 40 प्लस 0.5 into 400, तो ये हो जाएगा आपका 200। सही है, डिवाइड बाई V1 plus V2, 200 प्लस 400 कितना आ गया, 600। तो ऊपर आ गया आपका 240 और नीचे आ गया 600। ठीक, वॉल्यूम ऊपर ml में तो नीचे भी ml में। अब इसको काट दो, 6 चौका 24, 6 10 8, 0.4 मोलर आ जाएगा इसका आंसर। 0.4 मोलर इज फर्स्ट आंसर। कर लेंगे ऐसे, बहुत आसान क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट, इसके बाद देखो, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसरैल्डिहाइड इज, ये 4 स्ट्रक्चर दे रखे हैं। देखो क्या होता है, एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन होता है, जिसमें क्या करते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप टॉप पे लिखते हैं और फिर इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन आएगी, ये वाला ऐसे आता है। तो जब आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में लिखा है तो उसमें लास्ट कायरल सेंटर पे अगर OH राइट आ जाए वो क्या कहलाता है, D, और लेफ्ट आ जाए तो L। जैसे ये एग्जैक्ट फिशर में लिखा, देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन, और एक ही कायरल सेंटर है उस पे OH राइट है तो ये D हो गया। और अगर ऐसा ना हो, जैसे ये हो गया, ये दे दिया, इसमें क्या करते हैं, घुमा घुमा के देखते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले क्या करोगे आप, ना एक काम करो, इसको ना इसको ऐसे ऊपर ले जाओ, ये CHO को, इनको इंटरचेंज कर दो, ये CHO आया, ये H आया, ये OH, ये CH2OH, ये कर दिया। फिर एक बार और इंटरचेंज करेंगे इन दोनों को, ये हो गया CHO, यहाँ आ गया CH2OH आ गया। लेकिन अभी भी एग्जैक्ट फीचर नहीं है, एग्जैक्ट फीचर में लेके जाने के लिए एक बार और इनको इंटरचेंज करो, क्योंकि कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पे आनी चाहिए। ये हो जाएगा, ये H आ गया आपका, ये OH आ गया। तो अब इसमें OH क्या है, लेफ्ट साइड है, तो ये L होना चाहिए। लेकिन ये है ना L, तो जब इसमें ओड नंबर ऑफ टाइम चेंज किए होंगे तो ये L क्यों हुआ, क्योंकि ये D था। क्योंकि ओड नंबर चेंजेस करने से कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड आता है और इवन नंबर चेंजेस करने से कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है। अब आप तीसरे वाले का करो, अब इसको हटा देता हूं, सेकंड आंसर नहीं आ रहा, अब मैं तीसरे का, ताकि कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। ये तीसरे का देखो, अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले किसको लेके जाओगे, इसको लेके जाओ, इसको एक काम कर लो आप, CHO को लेके जाओ ऊपर, तो CHO को ऊपर लेके गए, OH को नीचे ले आए। फिर एक काम करो, एक बार और करो चेंज इन दोनों का, ठीक, ये CHO आया, ये CH2OH आएगा, ठीक, ये OH नीचे आ गया, ठीक। फिर इसके बाद एक बार और इंटरचेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे ये CHO और ये OH और ये आपका H और ये CH2OH, ये क्या आ रहा है इस बार, D आ रहा है। लेकिन कितने चेंज करने से, 1 2 3, ओड नंबर टाइम चेंज करने से D आया है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या रहा होगा, L रहा होगा, L उसने पूछा था। आंसर इज थर्ड। कर लेंगे, तो ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम तो आप बच्चों को लगेगा ही लगेगा, तो इसको भी आपको पहले अटेम्प्ट की बजाय सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में लेके जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बीच बीच में टाइम वेस्ट करने के लिए दी जाते हैं, फिर हड़बड़ी हो जाती है, फिर आप जल्दबाजी में गलतियां करते हो, कुछ क्वेश्चन छोड़ते हो, कुछ पढ़ते हो, है ना। तो एग्जामिनर ऐसे पेशेंस चेक करता है। तो 2 क्वेश्चन देखो उसने लगातार, एक तो ये वाला क्वेश्चन 8वां, फिर 9वां भी ठीक ठाक था, ये एवरेज क्वेश्चन था, पहले अटेम्प्ट में भी कर सकते हो, ये भी चलो पहले अटेम्प्ट में हो सकता है, लेकिन ये 11वां क्वेश्चन देखो कैसा दे दिया, ये आपको दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में करना चाहिए। तो बीच बीच में एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सबसे पहला मास वॉल्यूम कंडक्टिविटी, इंटेंसिव है क्या, नहीं भाई, मास वॉल्यूम तो क्या होती है, एक्सटेंसिव होती है, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, मास टेम्परेचर हीट वॉल्यूम, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्या, देखो मास एक्सटेंसिव है, हीट आपकी एक्सटेंसिव होती है, वॉल्यूम होती है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, मास
वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, तीनों एक्सटेंसिव है क्या? बिल्कुल, तीनों मास पे डिपेंड करती है, तीनों को ऐड किया जा सकता है। ये एडिटिव होती है नेचर में, इसलिए ये एक्सटेंसिव है। नेक्स्ट डेंसिटी, ये इंटेंसिव है, टेम्परेचर इंटेंसिव है, मोल्स एक्सटेंसिव है, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है। तो ये चारों इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो कौन सा आंसर सही है? थर्ड। ये हो सकता है आपका पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, थियोरेटिकल है। नेक्स्ट, अमंग ग्रुप 15, ये आ गया आपका पी ब्लॉक का क्वेश्चन। अमंग ग्रुप 15 एलिमेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट हैविंग वीकेस्ट ई बॉन्ड? वैसे पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से भी हो जाएगा, ये जरूरी नहीं कि हम इसको पी ब्लॉक का ही बोले। देखो अब इसमें क्या है भाई, डाउन द ग्रुप जाएंगे ना, नाइट्रोजन से कम वीक बॉन्ड किसका होगा? फास्फोरस का। फास्फोरस से वीक किसका होगा? आर्सेनिक का। ऐसे बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती जाती है ना, एस बी, और सबसे वीक होता है बी आई का। ठीक, तो ये एस बी या बी आई जो है, जो नीचे वाले हैं, जो वीकेस्ट बॉन्ड बनाएंगे, तो इनकी कोवैलेंसी कितनी होती है? ये 5-5 बॉन्ड बनाते हैं ना, ऐसे एस बी सी एल 5, बी आई सी एल 5, तो इनकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? इनकी हो गई कोवैलेंसी कितना? 5 आ जाएगा। सीवी कोवैलेंसी इज इक्वल टू 5। आंसर चेक करो, आंसर इज थर्ड। कर लेंगे, तो इजी क्वेश्चन है। अब ये आ गया आपका, देखो ये एनसीईआरटी एग्जांपल है। ये जेईई मेंस ने आज पहली बार नहीं पूछा, पहले भी पूछ चुका है, जैसे मैंने आपको लिखवाया क्लास में कि जेईई मेन में आ चुका, नीट में आ सकता है। अब जेईई मेन में तो ऑलरेडी 2 बार आ गया, तो थोड़ा बहुत एग्जामिनर को नीट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो लिख लो, ये क्वेश्चन नीट 2025 में भी एज इट इज आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और जब मुझे ऐसा लगता है तो हमेशा सही लगता है, मान के चलो। ठीक, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केएसपी एंड सोल्युबिलिटी ऑफ जिरकोनियम फॉस्फेट? तो जिरकोनियम फॉस्फेट को कैसे लिखोगे आप? ये डिकम्पोज होगा ऐसे, ये 3 जिरकोनियम फॉस्फेट और 3 जिरकोनियम आयन और 4 फॉस्फेट आयन, इसका 3s, इसका 4s, तो KSP विल बी इक्वल टू 3s का क्यूब और 4s का पावर 4, तो ये हो गया 27s क्यूब गुना में ये कितना है? ये 4 का पावर 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा ये 256 होता है, ये s की पावर 4। इसको सोल्व करोगे ना, ये आएगा 6912, मुझे तो याद है, आप अपना याद कर लेना। ठीक, ये आता है डायरेक्ट आंसर। कौन सा आंसर आ गया? अच्छा, s लिखना है, s इज इक्वल टू KSP अपॉन 6912 इसकी पावर 1/7। ठीक, तो ये आंसर आ गया आपका 1 वाला। कई बार एग्जामिनर ना यहाँ भी गड़बड़ कर देता, पावर में भी, कहीं ओनली इस नंबर को देखे जाओ, ये भी ध्यान रखना। पता चला चारों नंबर नीचे सेम दे दी, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, ठीक है सर की तरह हम ये नंबर याद कर जाते हैं। अरे भाई पावर का भी ध्यान रखना, चारों एक जैसी दे दी तो ठीक, वैसे वो आसान है, कर लोगे आप। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्या है? DH बाई DT। अरे भाई डेल्टा H बाई डेल्टा T क्या होता है? सबको पता है CP होता है, नहीं याद? तो ये मैच कर गया किसके साथ? P के साथ। अब DG बाई DP ये क्या होता है? एक बार इसको छोड़ो, ये क्या है? डेल्टा U बाई डेल्टा T, यानी चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइड बाई डेल्टा T, तो ये था CV। CV कौन से के साथ मैच कर रहा है? CV Q के साथ, तो ये इसका मैच करेगा Q के साथ, और ये DG बाई DT दे रखा है। ठीक, अच्छा DG बाई DT क्या होगा? देखो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S लिखते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा? पूरी इक्वेशन को T से डेल्टा T से डिवाइड कर दो, या T से डिवाइड कर दो, ऐसा बोल दो, T से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा डेल्टा H अपॉन T डेल्टा S, है ना? तो अब डेल्टा S विल बी इक्वल टू डेल्टा G बाई T माइनस डेल्टा H बाई T, यानी ये क्या है? ये अगर इसमें से ये माइनस कर रहे हो तो ये एंट्रोपी आ रहा है, तो ये भी एंट्रोपी है और ये भी एंट्रोपी है, तो डेल्टा G बाई डेल्टा T क्या होता है? एंट्रोपी हो जाएगा। तो एंट्रोपी कहां दे रखा है इसने? ये दे रखा है। अच्छा माइनस में दे रखा, वो ठीक है, और भी अच्छी बात। ये आ गया आपका कौन सा? R। ठीक, अच्छा DG डेल्टा G बाई DP अगर ये करते हैं, ये आता है आपका वॉल्यूम। ठीक, जो मैच कर गया आपका S के साथ। ठीक, कर लेंगे ऐसे, तो PSQR आ जाएगा, PSQR पहला ही ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो भाई, ये आपका जेईई मेन 2025 का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी दी गई है, बाकी पूरा पेपर आपका 100% एनसीईआरटी बेस्ड आया है। कौन सी लाइन है आउट ऑफ एनसीईआरटी, मैं आपको बता देता हूं। देखो इसमें ना स्टेटमेंट 1 और 2 दी गई है, पूछा गया कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट पढ़े, ड्यूरिंग कोरोजन प्योर मेटल एक्ट एज एन एनोड एंड इम्प्योर मेटल एक्ट एज एन कैथोड। देखो जब कोरोजन होता है, अगर हम बात एग्जांपल ले किसका, आयरन का, तो ये आयरन मेटल है आपकी, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे तो क्या होगा, Fe2 प्लस में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। और यहाँ पे अगर हम लिख दें 2Fe, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2Fe प्लस बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, ये हो गया एनोड। फिर कहीं दूसरे किसी प्लेस पे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, एसिडिक मीडियम में। ये एसिडिक मीडियम कहां से आता है, ये आपका जो एसिड रेन होती है वहां से एसिड के H+ आयन आते हैं और वहां से इसकी प्रेजेंस में क्या कर देती है, 2H2 बना लेगी, रिडक्शन हो जाएगा, ये कैथोड कहलाएगा।
तो अब देखो आपके मेटल के सरफेस पे ही एनोड बना है और एक जगह कैथोड बना है, तो यहाँ पे प्योर मेटल और इम्प्योर मेटल की तो कोई बात ही नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट जो इसने दी है बिल्कुल क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। बोलो कोई डाउट है क्या? सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। रेट ऑफ कोरोजन इज मोर इन अल्कलाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम। देखो जनरली अगर कोरोजन की बात करें, कोरोजन का जो रेट होता है वो आपका एसिडिक मीडियम में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अल्कलाइन मीडियम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो एसिडिक मीडियम में कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक, और दूसरा H प्लस का H2 में रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, इसलिए क्या होता है एसिडिक मीडियम में रेट ऑफ कोरोजन बढ़ जाता है। और एक पॉइंट ये भी होता है भाई, एल्कलाइन मीडियम में है ना, वहां पे FeOS थ्राइस वगैरह एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या इनके ऑक्साइड बन जाएंगे, जिसके कारण प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी और जो कोरोजन के रेट को डिक्रीज कर देती है। तो कौन सा आंसर आएगा भाई? एसिडिक मीडियम में ज्यादा होता है और ये क्या बोल रहा है एल्कलाइन में। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, कौन सा आंसर आ जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। तो ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है, रेट ऑफ कोरोजन इज मोर इन अल्कलाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम, ये आपके सिलेबस में, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक। जेईई मेन 2025 में सिर्फ एक क्वेश्चन में एक लाइन ऐसी है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछी गई है और वो आपके सामने है, रेट ऑफ कोरोजन इज मोर इन अल्कलाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम। एनसीईआरटी में ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी जो नीट 2025 वाले बच्चे हैं वो ये पॉइंट याद करेंगे कि एसिडिक मीडियम में रेट ऑफ कोरोजन ज्यादा होता है। लिख लो, अभी अपनी मिस्टेक कॉपी में नोट कर लो, एसिडिक मीडियम में रेट ऑफ कोरोजन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अल्कलाइन मीडियम। अगर आपके एग्जाम में भी पूछा जाए आप भी कर लेंगे। तो ये बेनिफिट है भाई आपके जेईई मेन 2025 के पेपर का वीडियो सॉल्यूशन देखने का, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा एनसीईआरटी से आया, कहां से आया है, कौन सा टफ आया, कौन सा इजी आया है और कौन से क्वेश्चन आपके नीट 2025 में पूछे जा सकते हैं। तो ये सब डिस्कशन चल रहा है, तो ये वीडियो देखते रहो। और बीवाइज क्लासेस का जो ये नया चैनल है बीवाइज क्लासेस नीट, बीवाइज नीट, इसको सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हो ना कि ये क्वेश्चन नीट 2025 में आ सकता है, ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं और भी वीडियोस आएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, 3-4 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे नहीं थे, तो अब सीधा आ जाते हैं लास्ट के 5 क्वेश्चन जो इसने इंटीजर टाइप पूछे हैं। इसमें सबसे पहला रुथेनियम एंड नियोबियम। रुथेनियम में 4d इलेक्ट्रॉन x है और नियोबियम में 4d इलेक्ट्रॉन y है, तो x प्लस y क्या होगा? तो देखो रुथेनियम की अगर हम बात करें, रुथेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, ये आएगा आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है 4d7-5s1 आता है, ठीक। वहीं नियोबियम का कॉन्फ़िगरेशन जो आता है ये 4d4-5s1 होता है। नहीं, रुथेनियम और हाँ ठीक है, एक ही पीरियड के एलिमेंट है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 44 होता है और इसका 41 होता है। और इनको अगर ऐसे एग्जैक्ट लिखना चाहो, ये होता है क्रोमियम में कितने आ गए 36 इलेक्ट्रॉन, फिर 4d में 7 और 5s1। कैसे लिखता हूं मैंने आपको पहले बता रखा है, अब मैं बस सीधा आपको आंसर बता रहा हूं। यहाँ पे 4d 4 आएगा और 5s1 आएगा। फिर भी कोई जानना चाहता है, देखो क्रिप्टन है आपके 4th पीरियड की लास्ट इनर्ट गैस, तो हम क्या करते हैं 4 पीरियड में तो आपके क्रिप्टन लास्ट आ गया। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 36 के बाद 5th पीरियड में जाएंगे। 5th पीरियड में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है 5th सेल में, आप ऐसे करते हो ना, ns से n-2f, लास्ट वीडियो सॉल्यूशन में सिखाया था, n-1d देन np। तो ये ns से n यहाँ पे 5 पुट करो, ये 5s से फिर किस में जाएगा 3f होता नहीं है, फिर जाएगा 4d में और फिर जाएगा 5p में। तो अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखना स्टार्ट करोगे, इसमें कितने आ गए 36 तो आ गए यहाँ पे, इसके टोटल कितने 44, तो अब 2 इसमें गए और इसमें कितने जाएंगे 6 जाएंगे। लेकिन एक्सेप्शनली ये होता है इसमें 7 और इसमें 1, ये एक्सेप्शन है, मैंने आपको याद भी कराया है। नेक्स्ट ऐसे ही चेक करोगे 36 तो इसमें आ गए, बच गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे आने चाहिए 5, 2 और 3। लेकिन एक्सेप्शनली इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है 4d4 और 5s1, ठीक। तो ये x इक्वल टू यहां से 7 आ गया, y इक्वल टू 4 आ गया, तो x प्लस y ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ये इंटीजर आएगा आपका। समझ आया कि नहीं यार? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जेईई मेन ने पूछा है, इसको मैं अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में काउंट करूंगा। और इवन आप बच्चों के लिए तो टफ क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट याद हो या मेरी तरह से लिखना आता हो। अगर मेरी तरह से लिखोगे तो इसमें 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा, और 1 मिनट से ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन में लगेगा उसको हम टफ कैटेगरी में काउंट करेंगे। इजी क्वेश्चन जो विद इन 30 सेकंड हो जाए, एवरेज क्वेश्चन जो विद इन 50 सेकंड हो जाए, और जो टफ क्वेश्चन है वो 1 मिनट से ज्यादा टाइम लेगा, 1.5 मिनट 2 मिनट ले सकता है। ये क्वेश्चन ने टाइम लिया होगा बच्चों का, जिसको याद नहीं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट निकिल प्लस 2DMG, ये आपने देखा, इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट मैं वहां से दिखा दूं आपको, यहां बनाने में टाइम बच जाएगा, ठीक। आपको याद भी होगा, ये रहा निकिल वाला आपका। ये देखो
निकिल 2+ क्या करता है, डीएमजी के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये आपका क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। इसमें ध्यान दो, निकिल जो है, निकिल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, ये याद करना है, पहला पॉइंट तो 4 हो गया। फिर उसके बाद यहां पे निकिल का जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है DsP2 और इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। दूसरा पॉइंट हो गया जैसा कि आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है, और कलर तो सबको याद होगा, स्कारलेट रेड या रोजी रेड कलर आता है, ठीक। और इसमें कितनी चिलेट रिंग बन रही है, चिलेट रिंग यानी लिगेंड कितने रिंग बना रहा है, एक रिंग तो ये हो गई चिलेट रिंग और दूसरी रिंग ये हो गई, तो 5-5 मेंबर की 2 चिलेट रिंग हो गई, एक ये एक ये। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कितनी रिंग बन रही है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली रिंग ये है, एक ये है, और कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे इसमें, इंट्रामोलिकुलर, विद इन मॉलिक्यूल हो रही है, ठीक। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिंग ये है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिंग ये है, और इसमें कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो इसमें है और 6 ही इसमें है, तो 6 मेंबर्ड 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिंग बनेगी। तो ये क्वेश्चन आपके आया था, और देखो मैंने साफ साफ येलो से लिख रखा है, और यहाँ पे लिख रखा है डॉक्टर, अपना नेम लिख लो, नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आएंगे भाई एज इट इज, बिल्कुल चिंता मत करो आप, ठीक। और इतना ही नहीं, जो मैं आपको ना बीवाइज क्लासेस का जो न्यू यूट्यूब चैनल है, जिस पे मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते हुए वीडियो अपलोड कर रहा हूं, उनमें से आपको नीट 2025 में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपके जेई मेन में आ रहे हैं। अरे मैं पढ़ाता हूं नीट के लिए, मेरे एज इट इज क्वेश्चन आते हैं जेई मेन में, जहां पे मैं बोलता हूं नीट में आएगा, तो नीट में क्यों नहीं आएंगे। अरे नीट में क्वेश्चन आते तभी तो बच्चों को 180/180, 175, 176, 170 प्लस नंबर आते हैं। और इस बार मैंने डिसाइड कर रखा है, किसी भी बच्चे के चाहे कितना ही कमजोर है, केमिस्ट्री में 160 से एक भी कम नंबर नहीं आना चाहिए। मोस्टली बच्चों को 170 प्लस कराने हैं, और 180 प्लस लाओगे तो आपको पता ही आपके लिए फिर गिफ्ट क्या है, ठीक। नेक्स्ट, हाउ मेनी RBr कैन फॉर्म आइसोपेंटेन। देखो ये आपका एल्काइल ब्रोमाइड दे दिया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे बन गया। भाई हम एक बात जानते हैं, कोई भी RX है उसकी रिएक्शन Mg ड्राई ईथर के साथ कराते हैं, क्या बनता है बोलो, ये बनता है RMgX। और जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ या किसी एसिडिक एच कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ कराते हैं, सीधा क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो ये एल्केन बनी है, ये एल्केन कितने कार्बन की बनी है, 5 कार्बन की। तो ये बोल रहा कि कितने RBr हो सकते हैं आइसोपेंटेन में। देखो ये आपका क्या है, आइसोपेंटेन है। अगर मैं यहां Br लगा दूंगा, एक तो ये RBr हो गया, यानी एक अल्काइल ब्रोमाइड हो गया। दूसरा ये भी तो पॉसिबल है, मैं यहां पे ना लगा करके इसको यहां पे लगा दूं, ठीक। ये तो 1 ब्रोमो और ये 2 ब्रोमो हो गया। फिर एक ये भी तो हो सकता है, यहां पे Br लग जाए, ये 3 ब्रोमो हो गया। और फिर एक ये भी हो सकता है, यहां पे Br आ जाए, तो कितने अल्काइल ब्रोमाइड हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अगर किसी को डाउट है ना, नेम लिख के देख लिया करो, इसका नेम पता क्या होगा, 1 2 3, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नेम क्या होगा, नंबरिंग इधर से भी हो सकती है, इधर से भी, तो इधर से भी 2 पे, इधर से भी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, तो इधर से करेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और ये क्या है, इसमें इधर से होगी 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और ये क्या है, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो चारों का नेम अलग अलग है, तो कितने स्ट्रक्चर हो गया ऐसे, कितने आइसोपेंटेन हो गया ऐसे, ये 4 आइसोपेंटेन हो गए आपके। समझ आया कि नहीं, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग बच्चों के लिए बोला जाएगा, क्योंकि टीचर को तो भाई देखो, टीचर के तो दिमाग में ऐसा चलता है कि हाँ यार इस क्वेश्चन में ये पूछा है, लेकिन बच्चा जब ऐसा पेपर में क्वेश्चन देखता है ना जिसमें ऑप्शन भी नहीं है, तो घबराहट होने लगती है। तो इसको अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे। निकिल DMG वाला ठीक क्वेश्चन था, इससे ऊपर वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये इनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे पूछे जेईई मेंस ने, बस पूछो मत, मतलब बच्चों का दिमाग खराब कर दिया हुआ, क्योंकि पहला पेपर देख के गए होंगे सब, इतना इजी आ रहा, सब चिल्ला रहे थे, लेकिन दूसरे पेपर में उसने माहौल ठीक कर दिया है। ठीक, मैं तो कहता हूं नीट का भी ऐसा ही आना चाहिए, तभी तो मजा आएगा, तभी तो हमारे बच्चे सबसे आगे जाएंगे। इतना टफ तो कम से कम आना चाहिए नीट का। ठीक, ये देखो, ये C6H6 है, मोनोब्रोमिनेशन करने पे ये सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, 4 मोल H2 ऐड करने पे ये कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट दे रहा है। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम ये देखें, बेंजीन है मान लीजिए, अगर आपने बेंजीन माना तो इसका मोनोब्रोमिनेशन करो, मोनोब्रोमिनेशन करोगे तो आपको पता क्या होगा, यहां पे भाई ये होगा इसका मोनोब्रोमिनेशन, ये भी आ गया, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बना, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप यहां पे इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन करो कितने मोल के साथ, भाई यहां पे अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करोगे ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, तो या तो 3 ही मोल लगे,
लेकिन वो क्या बोल रहा है 4 मोल लगने चाहिए थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, यानी इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हम गलत बना रहे हैं। तो जरूरी थोड़ा C6H6 बेंजीन ही हो, वो एल्काइन हो सकता है, वो एल्काइल डायाइन हो सकता है, ठीक, मतलब ऐसा हो सकता है जिसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। लेकिन क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 4 पाई बॉन्ड वाला चाहिए। इसमें तो 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, 4 पाई बॉन्ड वाला इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे 4 मोल H2 है। 3 वाला तो काम नहीं करेगा, तो 4 वाला कौन सा है? या तो आप इसमें भाई डबल बॉन्ड वाले बनाओ या ट्रिपल बॉन्ड वाले बनाओ। अगर आपने डबल बॉन्ड वाले बनाए, मान लीजिए एक तो ये हो गया, ठीक, फिर ये कर दिया आपने, इसमें ये कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया, ऐसे थोड़ा बनेगा। इसमें तो क्या हो जाएगा, ये देखो, इसमें मोनोब्रोमिनेशन कैसे करोगे? 1 2 3 4, ये 4 तो हो गया, लेकिन मोनोब्रोमिनेशन कैसे होगा इसका? इसमें तो सिर्फ ये लास्ट वाला आपका क्या है भाई sp3 है, यहां मोनोब्रोमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक, ये तो नहीं हो सकता। यानी डबल बॉन्ड तो नहीं, पक्का ट्रिपल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा। एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, 6 कार्बन रखना, 6, ये 6 कार्बन है। अब एक काम कर लो, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो, और एक काम करो, कहां पे डबल बॉन्ड लगाओगे? यहां पे लगा सकते हो, ठीक, ये लगा दो, या एक काम कर लो, यहां पे ना लगा करके यहां पे लगा दो, ये बन जाएगा आपका, ये सही है। C6H6 बनाया नहीं बना? 2 और 1 3 और 2 5 ही हुआ इसमें, तो ये भी फेल हो गया, फॉर्मूला ही नहीं बना आपका C6H6 का। फिर एक काम करते हैं, ये बना के देखते हैं। एक काम करो, ट्रिपल बॉन्ड बनाओ एक और, ये बना दिया मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे CH आएगा, ठीक, ये बन गया, और यहां पे CH2 आएगा, फिर ये सही है। तो अब देखो, क्या ये C6H6 है? बिल्कुल सही है, ये C6H6 है। लेकिन अब अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, क्या इसका मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा? देखो यहां तो ब्रोमिनेशन होना नहीं है। जब आप Br2 H के साथ रिएक्शन कराओगे, ये तो रिएक्शन देंगे नहीं, sp कार्बन है, तो ये देंगे, इस पे ब्रोमीन लगाओ या इस पे लगाओ, बात तो दोनों की एक ही है, तो मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट ही तो बनेगा, ये बनेगा मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट आपका। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। अब आप अब इस पे लगाओ या इस पे लगाओ, सेम बनेगा, ठीक। अब क्या है, अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि 4 मोल। अब अगर इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो 4 मोल H2 चाहिए, क्यों? क्योंकि 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 पाई बॉन्ड है, तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में 4 पाई बॉन्ड चाहिए, तब जाकर के क्या बनाएगा आपका कंप्लीट हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट बनाएगा, सीधा हेक्सेन बन जाएगा, ठीक। तो ये काफी अच्छा टफ क्वेश्चन था। इसमें तो थोड़ा हो सकता है भाई नीट वालों के पसीने छूट गए होंगे, है ना, ठीक। जैसे मैं भी सोच रहा हूं, आपने देखा ना मैंने कैसे आइडिया लगा, आपके सामने तो सोल्व कर रहा हूं, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा गैस करके जाना पड़ रहा है, समझे? ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, एकदम ऐसा तो नहीं होगा कि किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। तो ये अच्छा क्वेश्चन आपका माना जाएगा। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन। हीलियम प्लस आयन की देखो, आपको पता रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है 0.529 n²/z, जानते हो। अब इसमें जो है हीलियम प्लस आयन है, तो z हो गया 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ध्यान देने वाली बात, n = 2 होगा, n = 1 नहीं होगा। करो 0.529 गुणा में n² कितना, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई z कितना 2, तो ये 0.529 गुणा में 2 आ गया, 2 में 18, 2 दूनी 4, 1 5 आएगा, ठीक, और 2 पंजे 10, ये 1.058 आ गया, और इसका अप्रोक्स इंटीजर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये थे आपके जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन। वो 3-4 क्वेश्चन कहीं मिले नहीं, हमने हर जगह चेक किया, दूसरों को भी चेक किया, उसमें नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना तो मैं आपको करा ही रहा हूं, ठीक। लेकिन ये पेपर अच्छा था भाई, ठीक। तो जेईई मेन 2025 का जो सेकंड पेपर है उसका एनालिसिस हमने किया, क्या पाया? पेपर आपका प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, सिर्फ एक लाइन ऐसी थी जो आपके एनसीईआरटी से बाहर थी, वो क्या थी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखो, उसने पूछा था कोरोजन जो होता है वो उसका रेट एसिडिक मीडियम में ज्यादा होगा या बेसिक में? एसिडिक में ज्यादा होता है, नीट 2025 के लिए याद कर लेना। तो ये पूरा पेपर 100% एनसीईआरटी बेस्ड है, एक ही लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी आई है। और बड़ी बात ये है कि इस बार का पेपर जो है, सेकंड पेपर जो है, वो पहले पेपर से थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। तो हम उम्मीद करेंगे कि नीट में ही ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन आए, तभी तो कट ऑफ थोड़ी कम आएगी, तभी तो बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट्स को नीट के पेपर सोल्व करने में मजा आएगा।
ठीक, तो मैं भगवान से रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जामिनर है ना थोड़ा सा अच्छे लेवल का पेपर बनाए ताकि हमारे बच्चों को मजा आए और हमारे बच्चे अच्छी रैंक के साथ आगे जाए। ठीक, बाकी मैं आपको जो भाई कृष्णा बैच करवा रहा हूं, कृष्णा बैच प्लस केयर टेस्ट सीरीज, आप अगर सिर्फ ये कर लेंगे आपका पेपर से कितना ही टफ आ जाए 180 आउट ऑफ 180 गारंटी लेता हूं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप टफ, केयर टेस्ट सीरीज के आगे कुछ भी नहीं है। हर टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन मैं आपको इतने बढ़िया देता हूं, बच्चों का पसीना छूट जाता है, ताकि हम टफ की भी तैयारी रखें, इजी की भी रखें। ठीक, और वहीं अगर आपकी केमिस्ट्री काफी वीक है तो रैंक बूस्टर प्लस केयर टेस्ट सीरीज कर लो। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डिले करेंगे, वेट करेंगे, थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। इंतजार फिर नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। तो जिसकी जो कमी है अभी दूर करो, जिसकी केमिस्ट्री बिल्कुल वीक है वो सिर्फ रैंक बूस्टर कोर्स अच्छे से करेगा, क्योंकि इसमें 76 लेक्चर में आपकी केमिस्ट्री बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक है। और जैसे मैं अभी आपको पीडीएफ दिखा रहा था ना, एनसीईआरटी में डॉक्टर अपना नेम लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है येलो से लिख रखा है, वहीं से क्वेश्चन आता है, वो सारा आरबीसी में आपको मिल जाएगा। और आरबीसी करने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक काम करना, एनसीईआर आरबीसी के लेक्चर करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और केयर टेस्ट जरूर कर लेना। और बाकी जब केयर के मेजर टेस्ट होंगे ना, इतना अच्छा रिवीजन मैं आपका कराऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। जैसे मैंने लिख रखा ना क्लास में एक क्वेश्चन आ सकता है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। ठीक, तो ये पक्का करके जाओ, रैंक बूस्टर कोर्स और केयर आप आराम से 170, 175, 180 आउट ऑफ 180 कर लेंगे। जिनकी केमिस्ट्री अच्छी है 120, 130, 140 आ रहे हैं, वो कृष्णा बैच और केयर टेस्ट सीरीज करेंगे ओनली। ठीक, बस इतना करके जाओ। और जो बीवाइज क्लासेस का नया यूट्यूब चैनल है भाई, बीवाइज नीट, इस पे मैं आपके लिए लगातार इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, ऐसे वीडियो अपलोड कर रहा हूं जहां से नीट 2025 एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी आपका वीडियो मिस ना हो। बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ठीक, और साथ में भाई आपके ये जो टेस्ट के वीडियो सोल्यूशन हो तो आपके लिए आ ही रहे। कोई और सजेशन है, कोई और हेल्प चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। जैसे देखो बच्चों ने मैं बोला था सर एनसीईआरटी में कुछ क्विक रिवीजन हो जाए, तो हमने बच्चों के लिए एनसीईआरटी सीरीज लॉन्च कर दी जिसका नेम है नीट केमिस्ट्री इफेक्टिव रिवीजन फॉर टॉपर्स। और ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं, बीवाइज क्लासेस ऐप पे भी, बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे भी। ठीक, हर बच्चे को करवा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आपके लिए हमने फ्री क्विज लेके आए। फ्री क्विज में बच्चे ये बोल रहे हैं कि बीवाइज क्लासेस ऐप पे जो हम फ्री क्विज कर रहे हैं उनसे तो हमारा एक एक पॉइंट रिवाइज हो रहा है, जो मिस्टेक हम कर सकते हैं एग्जाम में वही पता चल रही है। मेरे को ऑफलाइन वाले बच्चे बता के गए हैं। तो ये फ्री क्विज है और एनसीईआरटी सीरीज है, ये भी करते रहो। बाकी अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो आप कृष्णा बैच प्लस केयर टेस्ट सीरीज से अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं केमिस्ट्री में। बिल्कुल वीक केमिस्ट्री रैंक बूस्टर प्लस केयर कर लेना। ठीक, और कोई डाउट हो तो और बोलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। ठीक, मैं आपकी हर मदद करूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। वीडियोस अच्छे लगे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो। जैसे जब आपके नंबर बढ़ता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो जब ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यार मैं देखो कितने लोगों की हेल्प कर रहा हूं। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अच्छी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, दूसरे टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करें। और मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इसके लिए मैं आपको एडवांस में थैंक्स बोलता हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।